हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का एमजेटी एजुकेशन में। दोस्तों आज है 7 जनवरी। आज की वीडियो में हम लोग बात करेंगे आज के मोस्ट इंपोर्टेंट करंट अफेयर के क्वेश्चंस के बारे में। लेकिन आपको मैं बताना चाहूंगा, आज की वीडियो में आपको आज के करंट अफेयर के साथ साथ और भी बहुत सारी चीजें मिलने वाली हैं। तो आज की वीडियो में क्या क्या मिलेगा इसको हम लोग जान लेते हैं। एक तो सबसे पहले पिछले दिनों का हम लोग करंट अफेयर का रिविजन करेंगे 1 मिनट में, जिससे आप कल का भूलो ना। इसके बाद आज की टॉप 10 करंट अफेयर को डिटेल्स के साथ हम लोग समझते चलेंगे। लेकिन बीच बीच में मैं आपको कुछ और भी कंटेंट दूंगा, जैसे पिछले साल के करंट अफेयर का रिवीजन भी आपको कराया जाएगा। तो पर डे 10 क्वेश्चंस आपको पिछले साल के जो क्वेश्चंस हैं वो लिए जाएंगे, जिससे आप पिछले साल का भी रिवीजन करते चलो साथ ही साथ वन लाइनर फॉर्मेट में। इसके अलावा पिछले जो भी एग्जाम्स हुए रहेंगे, जैसे अभी बड़ा एग्जाम हुआ था ग्रुप डी का, ठीक है, ग्रुप डी के बाद हम लोग सीजीएल का जो एग्जाम हुआ था उसको लेंगे। तो इसमें जो जो भी प्रश्न पूछे गए हैं उसमें जीके के भी रहेंगे शामिल और करंट अफेयर के भी रहेंगे। साइंस है तो साइंस भी रहेगा। तो ये सभी प्रश्नों का भी रिवीजन सीरीज चलेगी। तो पर डे 10 क्वेश्चन लेकर के हम लोग चलेंगे। जैसे अभी ये ग्रुप डी लेकर के मैं चल रहा हूं, तो जो लोग एसएससी जीडी की तैयारी कर रहे हैं या और भी जो भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, उनको एक आइडिया लगेगा कि वर्तमान में जो टीसीएस पैटर्न है वो है क्या, किस टाइप से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, और जो जीके के लेवल के क्वेश्चंस बनते हैं या करंट अफेयर के लेवल के क्वेश्चंस बनते हैं वो किस प्रकार से बनते हैं। इसके बाद अंत में हम लोग आज का सवाल वाला बात करेंगे, जैसे कि हम लोग करते आए थे। तो वीडियो बहुत ही ज्यादा डिटेल के साथ होने वाली है। स्टैटिक जानकारियां भी आपको मैं देते चलूंगा साथ ही साथ क्वेश्चन के साथ, जैसा कि मैं पिछले करंट अफेयर में अभी तक देता था। तो वो सारी चीजें रहेंगी और भी बहुत सारी चीजें एडवांस की गई हैं। ठीक, चलिए अब शुरू करते हैं। सबसे पहले कल का रिवीजन करते हैं 1 मिनट में। तो दोस्तों, केरल में विश्व का पहला ताड़ के पत्तों का पांडुलिपि संग्रहालय म्यूजियम खोला गया है। तमिलनाडु राज्य के राज्यपाल ने तंजावुर में ऑक्टेव 2023 का उद्घाटन किया है। और अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ ने जेएसडब्ल्यू को विश्व कप का साझेदार बनाया है। और वहीं भारत सरकार ने घोषणा की है कि 8 लाख से ज्यादा डीडी सेटअप बॉक्स फ्री में देंगे। ये से सीमावर्ती इलाके या फिर दूरस्थ इलाके में रहने वाले जो लोग हैं या आदिवासी समुदाय के जो लोग हैं उनको दिया जाएगा। जयदेव उनादकट ने रणजी ट्रॉफी में पहले ही ओवर में हैट्रिक विकेट लेकर के एक नया रिकॉर्ड बना दिया है। और डॉक्टर तपन सौकिया को असम सरकार का सर्वोच्च नागरिक सम्मान असम वैभव दिया गया है। कल मैंने असम पुरस्कारों की बात की थी जो पद्म पुरस्कारों के तर्ज पर दिए जाते हैं, तो कल की वीडियो आप जरूर देखिए। और अमेरिका ने मधुमक्खियों के लिए दुनिया के पहले टीके को मंजूरी दे दी है। निक्केई एशिया रिपोर्ट के अनुसार विश्व का सबसे बड़ा ऑटो बाजार चाइना है, दूसरे पर अमेरिका है और भारत तीसरे स्थान पर आ गया है जापान को पीछे करके। और अभी केंद्रीय मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने Y20 समिट की थीम, लोगो और वेबसाइट लॉन्च करी है। रंजन गोगोई जो कि पूर्व चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया थे, इन्होंने डायरी नंबर 1 नाम की पुस्तक का विमोचन किया है। ये टॉप 10 करंट अफेयर के क्वेश्चन थे कल की वीडियो से। अब बात करेंगे आज का करंट अफेयर। तो पहला क्वेश्चन, हाल ही में देश के पहले पर्पल फेस्टिवल का आयोजन कहां पर किया गया? तो इसका आयोजन दोस्तों गोवा में किया गया। यहां पर आप आर्टिकल देख पाओगे, पर्पल फेस्ट गोवा, द फर्स्ट एवर इंक्लूसिव फेस्टिवल टू बी हेल्ड फ्रॉम जनवरी 6 to 8। तो 8 जनवरी तक ये 6 जनवरी से आयोजित किया जाएगा। भारत में दिव्यांगता के प्रति भेदभाव, कलंक और रूढ़िवादिता जैसी बाधाओं को दूर करने के उद्देश्य से आयोजित किया जा रहा है। बेसिकली जो दिव्यांग पर्सन होंगे उनके लिए ये एक फेस्टिवल होगा। तो गोवा में आयोजित किया जा रहा है, देश में इस टाइप का पहला है। इस फेस्टिवल का पूरा नाम है पर्पल फेस्ट 2023 सेलिब्रेटिंग डाइवर्सिटी। अब गोवा आया है तो गोवा के बारे में हम लोग पिछले दिनों का करंट अफेयर रिवाइज करेंगे। तो दोस्तों, अभी गोवा में भारत का दूसरा सबसे लंबा केबल ब्रिज जुआरी ब्रिज खोला गया था। जुआरी ब्रिज गोवा में है, याद रखिएगा, दूसरा सबसे लंबा भारत का ये केबल ब्रिज है। गोवा के इंटरनेशनल एयरपोर्ट का नाम वहां के पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर पर्रिकर जी के नाम पर रखा गया। अब ये मोपा इंटरनेशनल एयरपोर्ट के नाम से जाना जाएगा। इसके अलावा 9वीं विश्व आयुर्वेद कांग्रेस और आरोग्य एक्सपो जो है, इसका उद्घाटन गोवा में ही किया गया। और ये क्वेश्चन पूछा गया था कि आयुर्वेद कांग्रेस, विश्व आयुर्वेद कांग्रेस और आरोग्य एक्सपो कहां पर आयोजित हुआ? याद रखेंगे आप, गोवा में हुआ था। गोवा में ही भारत और अमेरिका की नौसेना के बीच में संगम 2022 नाम का एक सैन्याभ्यास अभी आयोजित किया गया, संगम 2022। और अंतर्राष्ट्रीय लूफवोन महोत्सव भी यही गोवा में ही अभी आयोजित किया गया था। इसके अलावा अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव 53वां वाला गोवा में ही आयोजित किया गया। वैसे तो हर बार का यही आयोजित किया जाता है। गोवा में ही इस बार राष्ट्रीय खेल खेले जाएंगे, नेशनल गेम्स आयोजित होंगे, ठीक है ना। अभी पिछली बार वाला गुजरात में हुआ था, इस बार वाला 37वां होगा, गोवा में होगा। अब गोवा से जानिए स्टैटिक पॉइंट। एक तो पणजी इसकी राजधानी है।
भारत का सबसे छोटा राज्य है गोवा। यहाँ पर आपको दिखेगा महाराष्ट्र और कर्नाटक के बीच में गोवा, ठीक है। केवल 2 ही जिले हैं इसके, ठीक है। और यहाँ के सीएम हैं प्रमोद सावंत बीजेपी पार्टी से। पीएस श्रीधरन पिल्लई यहाँ के करंट टाइम पर गवर्नर हैं। यहाँ पे झीलों की बात करें तो मायम झील, नेत्रावली, बबलिंग झील, ये सभी प्रमुख झीलें हैं। अंसी नेशनल पार्क और भगवान महावीर वन्यजीव अभ्यारण्य प्रमुख नेशनल पार्क है यहाँ के। क्लियर है। चलिए, तो अच्छा, दिवाली नाच, घोड़े मोदनी, दडेलो, ये प्रमुख लोक नृत्य हैं। अभी गोवा से लोक नृत्य पूछा गया था मेट्रो के एग्जाम में। जिले 2 हैं, विधानसभा 40 सीटें रखती है और लोकसभा में 2, राज्यसभा में 1 सीट यहां से जाती है। राजकीय पशु है गौर, राजकीय पक्षी है काला क्रेस्टेड बुलबुल। चलिए अगला क्वेश्चन, अवतार की रिपोर्ट के अनुसार महिलाओं को रोजगार देने के मामले में शीर्ष पर कौन सा शहर है? तो दोस्तों अवतार की रिपोर्ट आई है, इसके अनुसार महिलाओं को रोजगार देने के मामले में टॉप पर है चेन्नई। चेन्नई आप सबको पता है तमिलनाडु का ये कैपिटल है। तो चेन्नई जो है ये टॉप किया है। ये एक दक्षिण भारतीय शहर है, विमेन को एम्प्लॉयमेंट देने में ये शीर्ष पर है। यहाँ पर देख पाएंगे आप पूरा ग्राफ दिया गया है, ग्राफिकल माध्यम से समझाया गया है। दूसरे पर है पुणे महाराष्ट्र, जिसकी दूसरी रैंक है और 69.2 ये पाया हुआ है आउट ऑफ 100 में विमेन को एम्प्लॉयमेंट देने के मामले में, जबकि चेन्नई 78.4% रखता है या कहीं पॉइंट रखता है। थर्ड पर बेंगलुरु है, फिर हैदराबाद, मुंबई वगैरह करके है। लखनऊ उत्तर प्रदेश में आप देखेंगे तो ये 49वां स्थान रखता है 25.4% के साथ। सेम चीजें यहां पर भी मैंने लिख रखी हैं, जो आपको डिटेल करंट अफेयर का जो पीडीएफ दिया जाता है उसमें आप ये जानकारियां प्राप्त कर पाओगे। डेली का डेली डिटेल पीडीएफ आप फ्री में डाउनलोड कर सकते हो एमजेटी ऐप से। तो आप एमजेटी ऐप से फ्री में क्विज भी सॉल्व कर लिया करो और पीडीएफ भी डाउनलोड कर लिया करो। तो भारत के 111 शहरों की लिस्ट ये दी गई थी, जिसमें टॉप पर रहा चेन्नई, सेकंड पर पुणे, फिर बेंगलुरु रहा। टॉप 3 तो आपको याद ही होना चाहिए। जारी किसने किया था रिपोर्ट? अवतार ने। अगला क्वेश्चन, हाल ही में संस्कृति मंत्रालय ने कितने एएसआई संरक्षित स्मारकों के लापता होने की रिपोर्ट दी? तो दोस्तों अभी हाल ही में मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर ने संसद में घोषणा करके बताया, एक रिपोर्ट जारी करके, कि आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया द्वारा संरक्षित स्मारकों में से 50 स्मारकें गायब हैं। जी हाँ, बिल्कुल सुना, सही सुना आपने, 50 स्मारकों के लापता होने की सूचना दी गई है और वो भी संसद में ये दी गई है। ठीक है, देखो लापता होने का मतलब ये मत समझिएगा कि कोई वो जो मॉन्यूमेंट्स थे उनको कोई चुरा ले गया या फिर एएसआई प्रोटेक्टेड जो भी चीजें विरासत स्थल थे वो कहीं ऐसे ही गायब हो गए या ध्वस्त कर दिए गए। इसके पीछे कुछ कारण है। ठीक है, ये समय के साथ साथ देखो एक्चुअली में ना, तो देश में अभी तक 3693 ऐसे केंद्रीय संरक्षित स्मारक हैं पूरे देश में। अब इसमें से 50 गायब होना ये बहुत बड़ी बात नहीं है। क्यों? क्योंकि तेजी से जिस प्रकार से शहरीकरण हो रहा है, बांध के कारण कई जगह पर जलमग्न हो जाता है। जब बांध के पानी छोड़े जाते हैं उससे स्मारकों को नुकसान पहुंचता है और समय के साथ साथ बहुत सारे स्मारकें अपना अस्तित्व भी खोते रहती हैं, क्योंकि वो हजारों साल पुराने भी होते हैं, क्योंकि भारत का पुराना इतिहास है, आप जानते हो सब। तो ये सब कारण है जिनकी वजह से यहाँ पर बताया है मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर ने कि 50 स्मारक आज के टाइम पर लापता हो गए हैं और धीरे धीरे और भी ये संख्या बढ़ेगी। तो एएसआई यानी आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, ये आप याद रखेंगे, ये एक ऐसी एजेंसी है या एक ऐसी संस्था है भारत की जो पुरातत्व विभाग देखती है और ये सभी चीजें इन्हीं के अंतर्गत आती हैं। अच्छा, ये स्मारक की बात हो रही है तो आपको बिल्कुल पता होना चाहिए यूनेस्को के वर्ल्ड हेरिटेज साइट में भारत में कितने ऐसे वर्ल्ड हेरिटेज साइट हैं जो यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में है। तो ऐसे साइट्स की संख्या है 40। 39वां और 40वां आपको नाम याद रखना है। 39वां और 40वां धौलावीरा और रामप्पा मंदिर। रामप्पा मंदिर जो है ये कहां पर है? तेलंगाना में, धौलावीरा गुजरात में। ये दोनों भी आप याद रखेंगे। भारत की पहली हेरिटेज साइट कौन सी थी? तो दोस्तों 1983 में 4 हेरिटेज साइट को सबसे पहले चुना गया यूनेस्को के द्वारा और उसे लिस्ट किया गया यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट में। आगरा में गए यूनेस्को वाले और उन्होंने आगरा का किला और आगरा का ताजमहल ये दोनों चुन लिया। इसके बाद ये लोग महाराष्ट्र के औरंगाबाद में गए थे, वहां पर एलोरा और अजंता की गुफा को चुन लिया। तो ये 4 जो हैं ये सबसे पहले 1983 में भारत के शामिल किए गए थे। आज के टाइम पर 40 हो गई है संख्या। ऐसे ही रामसर साइट में अगर बात करेंगे तो आज के टाइम पर 75 रामसर साइट है जो भारत में है और रामसर साइट की लिस्ट में ऐड है। रामसर साइट मतलब समझ लो एक प्रकार से इन्हें हम लोग आर्द्र भूमि भी कह सकते हैं, इस लिस्ट में शामिल होते हैं। चलिए आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किसके द्वारा लिखी गई पुस्तक रिवोल्यूशनरीज लॉन्च की गई? तो रिवोल्यूशनरीज पुस्तक जो है ये
संजीव सान्याल की पुस्तक है, इनके द्वारा लॉन्च की गई है। और यहाँ पर आप देख पाएंगे संजीव सान्याल वैसे तो बहुत ही पुराने लेखक हैं और बहुत ही फेमस राइटर हैं, और खास करके भारत के इतिहास के बारे में इन्होंने बहुत सारी पुस्तकें लिखी हुई हैं। इन्होंने अभी रिसेंटली अपनी ये पुस्तक लिखी है रिवॉल्यूशनरीज, मतलब क्रांतिकारी होता है इसका। तो भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के दौरान क्रांतिकारी जो रहे उनके बारे में ये पुस्तक लिखी गई है, उनके संघर्ष के बारे में, उनके योगदान के बारे में इन्होंने अपना व्यू दिया है इस पुस्तक में बेसिकली। ठीक है, संजीव सान्याल की और भी पुस्तकें आई हुई थी, इनको भी आप याद रखेंगे, जैसे द लैंड ऑफ सेवन रिवर्स, द ओशियन ऑफ चूर्ण, द इनक्रेडिबल हिस्ट्री ऑफ इंडियन ज्योग्राफी वगैरह वगैरह। क्लियर। आज बुक का रिवीजन नहीं कराएंगे, कल बुक का रिवीजन कराएंगे। कल भी एक पुस्तक आएगी और उसको हम लोग रिवाइज करेंगे अच्छे से, उसके साथ साथ पिछले दिनों का भी। 2023 में कहां पर पहली बार फार्मूला ई वर्ल्ड चैंपियनशिप रेस का आयोजन किया जाएगा? बात हो रही है भारत में। तो दोस्तों, भारत में हैदराबाद में इस साल पहली बार फार्मूला ई वर्ल्ड चैंपियनशिप रेस का आयोजन होने जा रहा है। यहाँ पर आप देख पाओगे बिजनेस स्टैंडर्ड का आर्टिकल है, हैदराबाद टू होस्ट फर्स्ट एवर फार्मूला ई वर्ल्ड चैंपियनशिप रेस ऑन फरवरी 11 फरवरी को ये शुरू होगा, हैदराबाद में होगा। इस सीजन की तीसरी ये रेस होगी। पहले जो 2 रेस हैं वो मैक्सोर सिटी और रियाद में खेले जाएंगे, तीसरी रेस होगी हैदराबाद में होगी। भारत पहली बार FVB AFIA फार्मूला ई वर्ल्ड चैंपियनशिप रेस का आयोजन करने जा रहा है। ध्यान रखिएगा, ये फार्मूला 1 वाली रेस नहीं है। ठीक है, फार्मूला 1 रेस नहीं है, F1 जिसे कहते हैं वो वाली नहीं है। ये क्या है? फार्मूला ई वर्ल्ड चैंपियनशिप रेस है, समझ लो उसी का छोटा भाई है। ठीक है, आप इतना ही समझो, आप आसान भाषा में। हैदराबाद ने वर्ल्ड ग्रीन सिटी अवार्ड भी जीता हुआ है। हैदराबाद को और ज्यादा प्रमोट किया जा रहा है ग्लोबल लेवल पर, जिससे ग्लोबल में जब ग्लोबली बड़ी बड़ी सिटीज का नाम आए उसमें हैदराबाद को भी नाम आए। जब ऐसे बड़े बड़े इवेंट्स आयोजित करेगा तो डेफिनेटली आएगा। ठीक है, अच्छा, इससे पहले क्या भारत ने कभी ऐसा कुछ किया है? बिल्कुल, 2013 में अक्टूबर महीने में बुद्ध अंतरराष्ट्रीय सर्किट में फार्मूला 1 इंडियन ग्रां प्री का आयोजन किया गया था, और उसके बाद से अब जाकर के कुछ इस टाइप की रेस हो रही है। ठीक है, तो हैदराबाद पहली बार आयोजित करेगा फार्मूला ई वर्ल्ड चैंपियनशिप रेस। जैसा कि मैंने आपसे शुरुआत में वादा किया था कि आज करंट अफेयर का रिवीजन भी आपको कराया जाएगा बीच में, तो करंट अफेयर 2022-23 का रिवीजन कर लेते हैं। 10-10 क्वेश्चन डेली लेकर चलेंगे। ठीक है, जिससे आपको ज्यादा लोड भी ना पड़े और आप आराम से धीरे धीरे तैयार करते चलो, रिवाइज करते चलो। हाल ही में किसने पुनरुत्थान वितरण क्षेत्र योजना का शुभारंभ किया? तो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने किया था। अंगोला में 170 कैरेट का दुर्लभ गुलाबी हीरा खोजा गया, जो अब तक का सबसे बड़ा था। कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 में भारत के लिए पहला गोल्ड मीराबाई चानू ने जीता, और कॉमनवेल्थ गेम में भारत ने कुल 61 मेडल जीते थे, जिसमें से 22 तो गोल्ड थे। बंधन बैंक ने अभी हाल ही में बिहार में अपना पहला करेंसी चेस्ट स्थापित किया हुआ है, और इसरो ने उपग्रह प्रक्षेपण से टोटल 27.9 करोड़ डॉलर कमाए हैं। ये इसरो ने रिपोर्ट जारी करके बताया था। और अभी हाल ही में भारत ने अमेरिका के साथ 2 और MH-60 रोमियो हेलीकॉप्टर प्राप्त किया था। वहीं लोगों की प्रकृति के प्रति प्रेरित करने के लिए विश्व प्रकृति संरक्षण दिवस मनाया गया 28 जुलाई को। पीएम मोदी ने गुजरात में भारत का पहला अंतरराष्ट्रीय बुलियन एक्सचेंज IIBX लॉन्च किया। ये अभी पेट के एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया था, इंपॉर्टेंट है। कॉमनवेल्थ गेम्स में भारोत्तोलन में भारत के लिए गोल्ड अंशिता सूली, मीराबाई चानू और जेरेमी रेनुंगना ने जीता है। ये बेसिकली तब का क्वेश्चन है जब कॉमनवेल्थ गेम चल रहे थे, इस वजह से तब क्वेश्चन लिए गए हैं। मिंजर मेला कहां पर आयोजित हुआ? हिमाचल प्रदेश में। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखो, 10 क्वेश्चन हम लोग रिवाइज किए 2022-23 से। ऐसे ही हम लोग डेली का डेली अगर रिवीजन करते रहेंगे तो बहुत ही अच्छे तरीके से पुराने भी करंट अफेयर रिकॉल होते रहेंगे। ठीक है, चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं आज का। केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कहां पर पूर्वोत्तर कृषि कुंभ 2023 का उद्घाटन किया? तो दोस्तों, नरेंद्र सिंह तोमर जो कि केंद्रीय कृषि मंत्री हैं, इन्होंने मेघालय में अभी हाल ही में पूर्वोत्तर कृषि कुंभ का आयोजन किया है, कृषि कुंभ 2023। ये 3 दिवसीय ये होगा, नॉर्थ ईस्ट कृषि कुंभ मेघालय में आयोजित किया जाएगा। उद्देश्य होगा कृषि उत्पादकता को कैसे बढ़ाया जाए, साथ ही साथ उसकी क्वालिटी पर भी जोर दिया जाए। मेघालय की बात हो रही है। ठीक है, मेघालय और सिक्किम वगैरह में आपको पता होगा आज के टाइम पर फोकस किया जा रहा है ऑर्गेनिक खेती का, जिसमें सिक्किम तो बन गया है पहला ऐसा राज्य जो जैविक खेती का, पूर्णतः जैविक खेती द्वारा उत्पादन करने वाला राज्य है, और इजराइल की मदद से ऐसा किया जा रहा है। इजराइल काफी ज्यादा हेल्प कर रहा है भारत की कृषि को और ज्यादा डेवलप करने में। आगे बढ़ते हैं।
एनएसओ की रिपोर्ट के अनुसार वित्तीय वर्ष 2023 में भारत की जीडीपी में कितने प्रतिशत की बढ़ोतरी होगी? तो एनएसओ यानी नेशनल स्टैटिस्टिक ऑर्गेनाइजेशन या कहें ऑफिस, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है दोस्तों। यही सबसे मेन रिपोर्ट और ऑथेंटिक रिपोर्ट जारी करता है, क्योंकि ये भारत सरकार का एक्चुअल सूचना देता है, गणना देता है। ठीक है, तो इसने क्या बताया है कि 2023 में भारत की जीडीपी का जो बढ़ोतरी होगी वो 7% की दर से होने वाली है। यहां पर आप देख पाओगे बिजनेस स्टैंडर्ड का अगेन आर्टिकल है, इंडिया जीडीपी लाइकली टू ग्रो 7% इन फाइनेंशियल ईयर 2023, एनएसओज फर्स्ट एडवांस एस्टिमेट। एनएसओ ने पहला एडवांस एस्टिमेट किया है। देखो यही जो है ना एनएसओ, ये जो अनाउंसमेंट किया ये सबसे ऑथेंटिक माना जाएगा। क्यों? क्योंकि सारा डाटा इसके पास होता है। बाकी आप जो देखते हो वो लोग प्रिडिक्शन करते हैं, आरबीआई हुआ, आप देखोगे कि आईएमएफ करेगा, वर्ल्ड बैंक करेगा, बहुत सारी अंतरराष्ट्रीय या राष्ट्रीय एजेंसियां करेंगी, क्रिसिल हुआ, फिच हुआ, ठीक है ना, मूडीज हुआ, ये सब करेंगी, लेकिन उनका सबका उतना ज्यादा ऑथेंटिक नहीं माना जाएगा। सबसे ज्यादा ऑथेंटिक एनएसओ का माना जाएगा, राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय का, ठीक है, नेशनल स्टैटिस्टिक ऑफिस का। तो इसने बताया है कि 2023 में भारत की अर्थव्यवस्था 7% की दर से बढ़ेगी और 2022 में इसने अनुमान 8.7% का बताया था। क्लियर? हालांकि आरबीआई की बात करें तो आरबीआई ने बताया है कि 6.8% जो होगा ये 2022-23 के लिए होगा। तीसरी तिमाही में यानी कि थर्ड क्वार्टर में 4.4%, फोर्थ क्वार्टर में 4.2% बताया था इसने, आरबीआई यानी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। अगला, हाल ही में किस बैंक ने जहां बंधन वहां ट्रस्ट अभियान शुरू किया? तो अभी हाल ही में बंधन बैंक ने जहां बंधन वहां ट्रस्ट अभियान शुरू किया है। बेसिकली इन्होंने एक नया प्रकार का अभियान शुरू किया है अपने आप को प्रमोट करने के लिए, ठीक है, और सौरभ गांगुली को इसके लिए ब्रांड एम्बेसडर भी बनाया गया है। तो एक क्वेश्चन यहां पर भी आपको मिल जाता है, ठीक है, जहां बंधन वहां ट्रस्ट अभियान। अभी जो मैं रिवीजन आपका करा रहा था 2022-23 वाला, उसी में मैंने एक और क्वेश्चन बताया कि करेंसी चेस्ट इसने अपना पहला बंधन बैंक ने लॉन्च किया बिहार में, ठीक है, बिहार में। आप रिवीजन करोगे या पीडीएफ पढ़ोगे तो आपको मिलेगा दोबारा, तो वो भी एक क्वेश्चन यहीं से मिल गया। बंधन बैंक के ब्रांड एम्बेसडर है आज के टाइम पर सौरभ गांगुली। बंधन बैंक की स्थापना 2001 में हुई थी। कोलकाता में इसका हेडक्वार्टर है। चेयरमैन है अनूप कुमार सिन्हा और एमडी और सीईओ, ये नाम ज्यादा पूछा जाएगा, वो है चंद्रशेखर घोष जी। अगला क्वेश्चन, हाल ही में महाराष्ट्र के किस शहर की पुलिस ने 2021 के लिए सर्वश्रेष्ठ पुलिस इकाई का खिताब जीता? तो दोस्तों महाराष्ट्र में जालना पुलिस और नागपुर पुलिस दोनों ने ही जीत लिया है सर्वश्रेष्ठ पुलिस इकाई यानी बेस्ट पुलिस यूनिट का खिताब। 2021 के लिए ये मिला हुआ है जालना पुलिस और नागपुर पुलिस को। जालना एक डिस्ट्रिक्ट है महाराष्ट्र में, ठीक है, तो उसे मिला हुआ है। यहाँ पर आप देख पाओगे आर्टिकल है महाराष्ट्र जालना एंड नागपुर पुलिस यूनिट अवार्डेड बेस्ट पुलिस यूनिट। तो इन दोनों को बेस्ट पुलिस यूनिट का मिला है क्लास ए और क्लास बी की कैटेगरी में। अब इनको क्यों मिला है? क्योंकि कानून और व्यवस्था को बनाए रखने के लिए, आधुनिक तकनीकी का उपयोग करके कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए, सामुदायिक पुलिसिंग प्रशासन विकसित करने, ये सब वजहों से, मतलब पुलिस का जो भी काम होता है उसको परफेक्टली निभाने के लिए इनको मिला है ये पुरस्कार। ध्यान रखिएगा 2021 के लिए ये पुरस्कार दिया गया है। क्लियर? महाराष्ट्र के ही दोनों जिले हैं। आगे बढ़ते हैं। एशिया प्रशांत डाक संघ के महासचिव कौन बनाए गए? तो दोस्तों एशिया पैसिफिक के जो पोस्टल संघ है, पोस्टल एसोसिएशन है, उसके महासचिव बना दिए गए हैं डॉक्टर विनय प्रकाश सिंह जी। यहाँ पर आपको दिख रहे हैं जो यही है डॉक्टर विनय प्रकाश सिंह। तो इनको एशियन पैसिफिक पोस्टल यूनियन यानी एपीपीयू, अप्पू कह सकते हो, इसके महासचिव का पद मिल गया है और इन्होंने 1 जनवरी से इसे ज्वाइन भी कर लिया है। अगले 4 साल के लिए ये नियुक्त होंगे। ये पहली बार हो रहा है कि कोई भारतीय डाक क्षेत्र में किसी अंतरराष्ट्रीय संगठन का नेतृत्व करने जा रहा है। इनकी नियुक्ति अगस्त सितंबर 2022 के दौरान ही हुई थी, जब बैंकॉक में 13वीं एपीईपीयू या कहें यही वाला एशियन पैसिफिक पोस्टल यूनियन कांग्रेस हुआ था। तो उसी के दौरान इनको महासचिव चुना गया था और अब इन्होंने अपना पद ग्रहण कर लिया है। भारत में डाक प्रणाली की शुरुआत 1956 में हुई थी। आपको मुझे कमेंट करके बताना है कि 1956 में किसका शासनकाल चल रहा था, ठीक है, किस लॉर्ड का शासनकाल चल रहा था, कमेंट करके बताइएगा, क्योंकि एक और बहुत बड़ी चीज शुरू हुई थी इसी टाइम पर। चलिए, ये तो टॉप 10 करंट अफेयर के क्वेश्चंस हो गए आज के दिन से। जैसा कि हम लोगों ने शुरुआत में वादा किया था कि रिवीजन भी करेंगे। ग्रुप डी एग्जाम 2022 में पूछे गए जीके के जो प्रश्न हैं, तो उसमें पूछा गया था 2020 में किन 2 बैंकों का पंजाब नेशनल बैंक में विलय हुआ है? तो पंजाब नेशनल बैंक यानी पीएनबी में किन 2 बैंक का विलय हुआ है? ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स और यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया का।
2020 में आपको पता होगा 10 बड़े बैंकों का 4 बैंकों में विलय हुआ था। इस पर मैंने पूरा डिटेल वीडियो भी दी हुई है। कार्बन किसके कारण अस्थायी यौगिक बनाने में सक्षम होता है? तो कार्बन अपने छोटे परमाणु आकारों के कारण बना होता है। अब इसमें देखो, चूंकि ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है तो इसमें कुछ क्वेश्चन आपको ऐसे मिलेंगे जो ऑप्शन ओरिएंटेड होंगे। ऑप्शन ओरिएंटेड मतलब कि उनके अकॉर्डिंग जो ऑप्शंस दिए गए हैं उनके अकॉर्डिंग उनका आंसर वो रहेगा। ठीक है, तो इसमें ऐसा मत समझिएगा कि इसका आंसर हमें तो ये पता था लेकिन आप ये बता रहे हो। हाँ, आपको जो पता था वो भी हो सकता है, लेकिन ये रहेगा क्योंकि ये ऑप्शन में दिया गया था। तो जो क्वेश्चन दिया गया था उसमें जो ऑप्शंस मिले थे उसका आंसर यहाँ पर है, यानी वन लाइनर फॉर्मेट में यहाँ पर आपके लिए प्रेजेंट किया जा रहा है। मोटा मोटा आप ऐसे ही जान लो। अभी जब आप देखोगे क्वेश्चन तो आपको समझ में आ जाएगा कि मैं क्या कहने का प्रयास कर रहा हूँ। जुलाई 2022 तक प्राप्त जानकारी के अनुसार पीएम विकास अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय के अधीन एक केंद्रीय क्षेत्र योजना है। ये कब तक की अवधि के लिए 15वें वित्त आयोग के चक्र के साथ संरेखित किया गया? तो ये 2023 से 2025 तक के लिए बढ़ा दिया गया है। देखो, ये क्वेश्चन भी हमने कवर कराया था, बस बहुत ही आसान भाषा में आपको छोटे क्वेश्चन में लिख कर दिया था। लेकिन देखो एग्जाम में कितना लंबा बना करके क्वेश्चन पूछा जाता है, जिससे आप वहां पर दें, टाइम आपका कंज्यूम हो। तो बेसिकली आपको बताया गया था पीएम विकास योजना जो है ये बढ़ा दिया गया है 2023 से 25 तक के लिए। ठीक, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति को सूचना आदि प्रस्तुत करने के संबंध में प्रधानमंत्री के कर्तव्यों से संबंधित है? तो ये है आर्टिकल 78। और तापन उपकरण का हीटिंग एलिमेंट बनाने के लिए चुने जाने वाले किस पदार्थ में कौन से गुण अनिवार्यता मौजूद होने चाहिए? तो देखो, गलनांक बहुत ज्यादा उच्च होना चाहिए, जिससे वो जो मटेरियल है वो बहुत ज्यादा हीट के कारण, बहुत ज्यादा ताप पाने के कारण गले ना, और प्रतिरोधकता भी बहुत ज्यादा होनी चाहिए। ठीक है, तो इसके लिए किसका यूज किया जाता है? बेसिकली हीटिंग एलिमेंट के रूप में नाइक्रोम का तार यूज किया जाता है। और यहाँ पर अगला क्वेश्चन, कौन सा पौधों में संग्रहित कार्बोहाइड्रेट है? स्टार्च है। कुछ पौधे अपनी जड़ों से नीचे पौधे भी पैदा कर सकते हैं, किस कारण ऐसे ही पौधे का एक उदाहरण है? तो ये शकरकंद है। सोडियम धातु के जल के साथ अपक्रिया करने पर क्या होता है? हाइड्रोजन गैस और सोडियम हाइड्रोक्साइड विलयन बनते हैं। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 243E पंचायत की किस विशेषता से संबंधित है? तो ये पंचायत की अवधि से संबंधित है। कौन सी रेखाएं किसी गोलीय दर्पण पर अभिलंब के रूप में कार्य करती हैं? तो ध्रुव और वक्रता केंद्र को मिलाने वाली रेखा, वक्रता केंद्र, आपतन बिंदु को मिलाने वाली रेखा, इन सब के रूप में कार्य करते हैं। मुझे पता है आज खूब कमेंट आने वाला है कि सर इंग्लिश में भी लाओ, लेकिन जैसे मैंने आपको बताया है कल भी कि धीरे धीरे आपको ये परिवर्तन देखने को मिलेंगे बहुत ही अच्छे तरीके से। और अभी शुरू किया गया है, इंप्लीमेंट किया गया है और पायलट प्रोजेक्ट के रूप में चल रहा है। अभी आपको बहुत सारा कंटेंट मिलने वाला है डेली करंट अफेयर। तो आप बस कुर्सी की पेटी थाम कर बैठिए, सब कुछ मिलेगा। ठीक है, परेशान मत होइए। इंग्लिश और हिंदी दोनों लैंग्वेज में भी आपको प्रोवाइड किया जाएगा। फिलहाल अब लास्ट स्टेज में पहुंचते हैं अपने इस वीडियो के। लास्ट डे का क्वेश्चन मैंने आपसे पूछा था, हिमाचल प्रदेश अपना बॉर्डर किससे शेयर करता है? तो अगर आप हिमाचल प्रदेश का मैप में देखेंगे स्थान, तो जम्मू कश्मीर और लद्दाख यूनियन टेरिटरी के साथ, पंजाब हरियाणा राज्य के साथ, उत्तर प्रदेश और हरियाणा राज्य के साथ, ये सभी से अपना बॉर्डर शेयर करता है। ठीक है, ठीक है। दीदी के दूत नाम का ऐप ये पश्चिम बंगाल में लॉन्च किया गया अभी हाल ही में, और बहुत सारे लोगों ने इन दोनों क्वेश्चंस का आंसर किया है। आज आपको क्या बताना है? आज आपको बताना है भारत का सबसे बड़ा हॉकी स्टेडियम बिरसा मुंडा हॉकी स्टेडियम ये किस राज्य में है। इसके अलावा किस ट्रॉफी का संबंध क्रिकेट से है। दोनों क्वेश्चंस के बारे में जो पता होगा डिटेल में जरूर आंसर करना। इसकी क्विज पीडीएफ आप जा करके ऐप में डाउनलोड कर सकते हो, प्राप्त कर सकते हो बिल्कुल फ्री में। कल से मैं फोर्स करूंगा क्विज पर भी आपको, तो तैयार रहिए। कल से आपको क्विज के लिए भी बहुत सारी चीजें मिलने वाली है। बहुत बहुत धन्यवाद यहाँ तक वीडियो देखने के लिए। मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।